हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज आपका एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे भारतीय कृषि का विकास। कृषि से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आपके पास जा चुके हैं, तो कृषि से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे भारतीय कृषि का विकास। भारतीय कृषि का विकास किस रूप में हुआ, मैटर बहुत सारा आपके जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे है। तो हम लोग भारतीय कृषि के विकास के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे, हम लोग अध्ययन करेंगे पहले उसका विकास प्रारूप थोड़ा से, उसके बाद भारतीय कृषि में क्या क्या महत्व है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है, कौन कौन से टॉपिक्स इसमें हैं, जैसे राष्ट्रीय आय में योगदान है, खाद्य पदार्थों की पूर्ति में साधन, कृषि एवं रोजगार, कृषि एवं उद्योगों में क्या योगदान है, जीवन निर्वाह का स्रोत है, कृषि एवं विदेशी व्यापार, कृषि तथा विदेशी व्यापार के रूप में किस तरह से योगदान है, आंतरिक व्यापार में कैसे योगदान है, यातायात, सरकार के आय और पूंजी निर्माण में किस तरह से कृषि का योगदान है। तो विस्तार से अध्ययन करेंगे। चलिए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहले अध्ययन करेंगे स्टार्ट में थोड़े से आंकड़े के लेकर के। भारत में 68% जनसंख्या कृषि क्षेत्र में रोजगार प्राप्त की है। विरासत में पिछड़ी कृषि अर्थव्यवस्था प्राप्त हुई थी। जैसा कि आप जानते हैं, मुगल शासन काल के पश्चात भारत में ब्रिटिश हुकूमत आता है, यानी ब्रिटिश सरकार यहाँ पे शासन करती है। और ऐसे में अंग्रेजी शासन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। किसानों का शोषण हो रहा था। महात्मा गांधी लगातार संघर्ष करते रहे किसानों को लिए करके, और इस तरह से भारतीय कृषि व्यवस्था एकदम पिछड़ी हुई थी। तो आज़ादी के बाद हमें विरासत में पिछड़ी हुई कृषि अर्थव्यवस्था प्राप्त हुई, और ऐसे परिस्थितियों में हमारी कृषि पिछड़ी हुई थी, उसी का विकास करना था। तो उसी के संदर्भ में आंकड़े हैं कि 68% जनसंख्या कृषि क्षेत्र में रोजगार प्राप्त की, विरासत में पिछड़ी कृषि अर्थव्यवस्था प्राप्त हुई। महात्मा गांधी कृषि को भारत की आत्मा कहते हैं, यानी भारतीय कृषि को लिए संदर्भ में महात्मा गांधी क्या कहते हैं, भारत की आत्मा कृषि है। उसके पीछे का कारण क्या है कि जैसे बहुत सारे देश हैं वहाँ पे टेक्नोलॉजी प्रधान देश है, लेकिन हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कोई भी व्यक्ति अपने संसाधनों के दम पे ही विकास करता है, और हमारे पास क्या है, हम कृषि पर निर्भर हैं। हमारे यहाँ शिक्षा एजुकेशन सिस्टम इतना पुअर है, इतना डेवलप नहीं है। तो ऐसे परिस्थितियों में अगर हम अपने देश का विकास करेंगे तो कृषि के माध्यम से ही विकास कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी का भी अभाव है। अब भी देश इतना आगे जा चुका है, फिर भी अभी हम भी कृषि, हमारी निर्भरता किस पर है, कृषि पे है। तो जो चीज़ हमारे पास होगी उसी के माध्यम से हम अपना विकास करेंगे। स्वाभाविक चीज़ें हैं, तार्किक चीज़ें हैं। हमारे पास जो भी संसाधन होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, उसी के माध्यम से ही कोई भी व्यक्ति अपना विकास कर सकता है, कोई भी राष्ट्र अपना विकास कर सकता है अपने संसाधनों के बल पे ही, या जो भी चीज़ें उसके ऊपर निर्भर होती हैं, जो भी चीज़ें उसके पास होती हैं, उसी के माध्यम से अपनी स्थिति को मजबूत बनाता है। तो भारत भी कृषि प्रधान देश है, और भारत की निर्भरता कृषि पे है, और इसी के कारण महात्मा गांधी ने क्या कहा, कृषि को भारत की आत्मा कहा है। नेहरू ने भी कृषि को सर्वाधिक प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल दिया कि हमारे देश में जो कृषि है इसको जो है विकास किया जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि इसी कृषि के विकास करके ही हम देश को मजबूती प्रदान कर सकते हैं, देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान कर सकते हैं। तो गांधी हुए चाहे नेहरू हुए, जितने भी अर्थशास्त्री हुए, सब ने भारत के संदर्भ में कृषि को विकास की ओर ध्यान दिया और कृषि के विकास को आगे ले जाने की बात कही। कृषि के विकास के लिए भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल किया गया, यानी जैसा कि आप जानते हैं भारत में पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई। प्रेजेंट टाइम में नीति आयोग है, और उस समय देश जब आज़ाद हुआ था तो पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा था। तो पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कृषि के विकास को बढ़ाने का प्रयास किया गया, यानी पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि के लक्ष्यों को निर्धारित किया गया, कृषि को लागू किया गया, यानी कृषि को उसमें शामिल किया गया। कुछ कुछ पंचवर्षीय योजनाएं थी जिसमें कृषि को महत्वपूर्ण योगदान दिया गया, कृषि के विकास को महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया, और कृषि के विकास के लिए कार्य किए गए एक लक्ष्य निर्धारित करके। जैसे इसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना, एग्जाम इस तरह से क्वेश्चन आता है कि किस किस पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास को लक्ष्य मान करके कृषि विकास का कार्य किया गया। तो इसमें देख से आपको बोर्ड पर दिख रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 में कृषि को विकास करने का ध्यान रखा गया, और इसमें लक्ष्य दर कितना रखा गया, 2.1 रखा गया। फिर पहली पंचवर्षीय योजना के पश्चात चौथी पंचवर्षीय योजना थी जो 1969 से 74 तक चली थी। इसमें भी कृषि को विकास को लक्ष्य माना गया, और कृषि लक्ष्य दर कितना रखा गया, 5.7 रखा गया। फिर अगला छठी पंचवर्षीय योजना है 1980 से 85 तक, इसमें भी कृषि विकास को लक्ष्य रखा गया, और दर इसका कितना था, 5.2। तो इस तरह से इन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कृषि के विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया, कृषि का विकास करने का प्रयास किया गया। और ये पंचवर्षीय योजना जो मुख्य थी, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें कृषि के विकास को आगे बढ़ाया गया। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ेंगे।
फिर इसके बाद हरित क्रांति, पंचवर्षीय योजनाओं में इन चीज़ों को शामिल किया गया। अब हरित क्रांति, जैसा कि आप जानते हैं कि हरित क्रांति एक अलग से वीडियो जा चुका है पूरा डिटेल में, केवल यहाँ पर इतना आप समझें कि हरित क्रांति के माध्यम से कृषि का विकास किया गया। पीरियड इसका 1966-67 था, यानी 1966-67 में हरित क्रांति लाई गई और हरित क्रांति के माध्यम से खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि किया गया और देश को खाद्यान्न के संदर्भ में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया, क्योंकि आज़ादी के बाद हमारे देश में गरीबी थी, भुखमरी थी, निर्धनता थी, पिछड़ी हुई कृषि अर्थव्यवस्था थी और हरित क्रांति के माध्यम से देश को कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया गया। हरित क्रांति ही एक ऐसा माध्यम था जिसमें स्वामीनाथन के प्रयासों से कृषि क्षेत्र में उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया, रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया और उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। तो कृषि देश आज़ाद जब हुआ उस समय हमारे पास गरीबी थी, लेकिन धीरे धीरे हमने इन क्षेत्रों में जैसे जैसे ये सारे कार्य किए, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से, हरित क्रांति के माध्यम से कृषि विकास को आगे किया गया और देश आत्मनिर्भर बना खाद्यान्न के संदर्भ में, और इस तरह से कृषि का विकास की एक प्रक्रिया शुरू हो गई 1966-67 से। अब हम लोग देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया इकोनॉमी। तो इस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है, कैसे कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना योगदान प्रदान करती है, कौन कौन से फैक्टर हैं, उनके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो भारतीय कृषि पर देश के उद्योग, व्यवसाय, विदेशी व्यापार और यातायात आश्रित हैं, यानी भारतीय कृषि पर ये सारी चीज़ें जो हैं क्या हैं, आश्रित हैं या फिर निर्भर हैं। अब कौन कौन से महत्व हैं उनके संदर्भ में देखेंगे। पहला है राष्ट्रीय आय में योगदान, देश का जो कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम है उसमें कृषि का योगदान है। भारत की राष्ट्रीय आय का लगभग 40% भाग कृषि वन प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त होता है। तो 40% भाग इन चीज़ों से प्राप्त होता है, कृषि से, वन से, प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त होता है। योजना काल में राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कितना था, 51%, यानी कि जब देश आज़ाद हुआ था तो पंचवर्षीय योजनाओं की जब शुरुआत हुई थी, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना 51-56 तक चली, तो इन पंचवर्षीय योजनाओं से कृषि का जो योगदान था, जो भागीदारी थी, यहाँ पे आपको एकदम स्पष्ट दिख रहा है, कृषि का योगदान कितना था, 51% था। अब धीरे धीरे कम हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में क्या महत्व है, खाद्य पदार्थों की पूर्ति का साधन, यानी कृषि से भारत को करोड़ों जनसंख्या को क्या प्राप्त होता है, भोजन प्राप्त होता है और पशुओं का चारा प्राप्त होता है। जैसा कि आप जानते हैं खाद्यान्न पदार्थों में जितने भी चीज़ें हैं, फसलों के माध्यम से हमें खाद्यान्न पदार्थ तो प्राप्त होता है और हमारे देश में विशाल पशुधन है, पशुओं के लिए चारा प्राप्त होता है और पशुओं की निर्भरता भी कृषि पर निर्भर है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और इस तरह से दोनों के विकास में कृषि का योगदान है। आगे देखेंगे कृषि एवं रोजगार। तो नेक्स्ट स्टेप में एग्रीकल्चर एंड एम्प्लॉयमेंट है। भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक संख्या में रोजगार के अवसर जो प्राप्त हो रहे हैं, किससे प्राप्त होते हैं, कृषि क्षेत्र से। यानी भारत में अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक। कृषि क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्रक आएगा, यानी प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आएगा, द्वितीयक क्षेत्रक में औद्योगिक क्षेत्रक आएगा और तृतीयक क्षेत्रक में सेवा क्षेत्रक आएगा। तो इसका वीडियो आपके पास जा चुका है। यहाँ पे केवल इतना ध्यान रखें कि भारतीय अर्थव्यवस्था में, यानी कहने का मतलब है कि कृषि का योगदान, यानी कृषि जो है लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है और सभी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्र का ही रोजगार प्रदान करने में योगदान है। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कृषि तथा उद्योग, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक विकास में कृषि का निम्न योगदान है। अब कैसे कैसे योगदान है, जैसे उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है कृषि से, जैसे कपास है, पटसन है, गन्ना है, तिलहन है, रबड़ है, चाय है, कॉफ़ी है, ये कृषि क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है और कृषि के माध्यम से ये सारे इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश हैं। अगर कृषि ना होता तो ये उद्योग ना होते, इनका अस्तित्व ना होता। तो उद्योगों के लिए जितने भी उद्योग जो इस्टेब्लिश हैं, इन्हीं के कारण इस्टेब्लिश हैं, यानी कृषि के कारण ही उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है। तिलहन, तिल उद्योग, जैसे तेल फैक्ट्री लगती है तेल के लिए या अलग अलग चीज़ें हैं, तो इस तरह से जो फैक्ट्रियाँ इस्टेब्लिश की जाती हैं वो कृषि के द्वारा ही संभव है। अगर कृषि ना होता तो उद्योग ना लगते इन चीज़ों के। तो स्वाभाविक है कि कृषि का ही योगदान है। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कृषि में उत्पादकता बढ़ने से लोगों को आय में वृद्धि होती है। तो कृषि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा लोगों में आय में वृद्धि होगी तथा उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुओं की भी अधिक मांग होगी। तो इस तरह से उद्योगों का भी अपना एक योगदान होता है। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कृषि में उत्पादन बढ़ने के कारण
लोगों को उद्योग क्षेत्र में रोज़गार प्राप्त होता है। तो जितना कृषि का उत्पादन होगा, प्रोडक्शन जब कृषि क्षेत्र में ज़्यादा होगा, तो ऐसी स्थितियों में ज़्यादा प्रोडक्शन होने से, जैसे मान लीजिए गन्ने का उत्पादन ज़्यादा हुआ, तो गन्ने के उत्पादन के पश्चात बड़ी बड़ी चीनी मिलें लगाई जाएंगी, और चीनी मिलें लगाने के पश्चात लोगों को उद्योगों में क्या प्राप्त होगा, रोज़गार होगा। चाहे ट्रैफिक क्षेत्र में हो, ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में हो, चाहे बीमा क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में जितना ज़्यादा जब प्रोडक्शन होगा तो कार्य क्षेत्र बड़ा होगा, और कार्य क्षेत्र बड़ा होगा तो लोगों को औद्योगिक क्षेत्र में क्या प्राप्त होंगे, रोज़गार प्राप्त होंगे। तो इस तरह से कृषि के कारण ही औद्योगिक क्षेत्र का विकास होता है, लोगों को औद्योगिक क्षेत्र में क्या प्राप्त होता है, रोज़गार प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, कृषि में उत्पादकता बढ़ने के कारण लोगों को उद्योगों में रोज़गार प्राप्त होता है, और इसी क्रम में कृषि विकास से औद्योगिक विकास होता है, जिससे प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे कृषि के विकास से औद्योगिक विकास होता है, और प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। और एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे, कृषि और उद्योगों का गहरा संबंध है, दोनों दूसरे के पूरक हैं, दोनों का विकास एक दूसरे की पूरकता के रूप में है। यानी कृषि के लिए, जैसे कृषि का जो प्रोडक्शन है उसके माध्यम से उद्योग स्थापित होते हैं, और उद्योग भी क्या करते हैं, कृषि के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे रासायनिक उर्वरक है, या फिर यंत्र है, ट्रैक्टर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दोनों, कृषि भी उद्योगों के लिए कुछ न कुछ योगदान दे रहा है, और उद्योग भी किस पर है, यानी कृषि का निर्भरता उद्योगों पे है और उद्योगों की निर्भरता कृषि पर, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक के रूप में कार्य करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है जीवन निर्वाह के स्रोत। यानी भारतीय किसानों के लिए कृषि उनकी जीविका का मुख्य साधन है। भारत में शिक्षा का अभाव है, इतनी ज़्यादा लोग शिक्षित नहीं हैं, और ऐसी परिस्थितियों में उन्हें जो है जितने भी रोज़गार प्राप्त हुए हैं कृषि क्षेत्र प्राप्त हुए हैं। लोगों की जीविका का जो निर्वाह है, कोई और आय का स्रोत नहीं है, तो उनके आय का स्रोत किस पर निर्भर, और इस तरह से जीविका का क्या है, ये प्रकार से साधन है कृषि। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, कृषि तथा विदेशी व्यापार, एग्रीकल्चर एंड फॉरेन ट्रेड। भारत के विदेशी व्यापार में कुल निर्यात में कृषि का योगदान अधिक है। तो विदेशी व्यापार में कहते हैं जो प्रोडक्शन होगा, जो चीज़ें आपके पास होंगी उसी को आप बेचेंगे मार्केट में। तो हमारे पास, हमारे देश में बेचने के लिए क्या है, कृषि उत्पाद है। कृषि उत्पाद के माध्यम से ही हम व्यापार करेंगे, जिसके पास जो होता है वही बेचेगा। चीन है, अमेरिका है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, तो स्वाभाविक इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचेंगे। हमारे पास एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर फील्ड से जो भी हमारा उत्पाद होगा उसी को हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से उसी को मार्केट में बेचेंगे। तो इस तरह से भारत में जो विदेशी व्यापार में कुल निर्यात में कृषि का योगदान अधिक है। निर्यात वस्त्र में चाय है, पटसन है, काजू है, और इसी में काफ़ी, तंबाकू और मसाले हैं। इनको जो है हम क्या करते हैं, निर्यात करते हैं, और निर्यात करने के माध्यम से हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्राप्त होती है। इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ेंगे, आंतरिक व्यापार। तो जैसा कि देखते हैं, आंतरिक व्यापार एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, एक देश से दूसरे देश में होता है, यानी दो देश से या दो से अधिक देशों के मध्य होने वाले व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। और इसके साथ साथ आंतरिक व्यापार है, जो देश की राजनीतिक सीमा के अंदर होता है। तो आंतरिक व्यापार में भी कृषि का योगदान है, यानी कृषि के माध्यम से कृषि के जो उत्पाद हैं वो आंतरिक व्यापार में लोगों को क्या प्राप्त होता है, उससे रोज़गार लोगों को प्राप्त होता है, और साथ साथ सरकार को भी राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। तो इस तरह से सरकार को आय प्राप्त होती है, जो आंतरिक व्यापार में कृषि का योगदान है। नेक्स्ट है यातायात, रेल परिवहन है, और अन्य परिवहन के जो साधन हैं वे कृषि उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। तो इस तरह से रेल परिवहन के जो साधन हैं या परिवहन का विकास जो है कृषि के कारण भी संभव हुआ है। तो इसमें भी इसका कृषि का योगदान है। अगले स्टेप में देखेंगे, सरकार की आय यानी गवर्नमेंट इनकम्स। राज्य सरकारें अपनी आय का अधिकांश भाग कृषि से प्राप्त करती हैं, यानी कृषि पर उनके कई प्रकार के कर लगाते हैं लोग। अब इनमें क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे मालगुजारी है, लैंड रेवेन्यू है, सिंचाई कर और कृषि है, यानी कृषि आय कर है। तो ये सारे क्या हैं, सरकार की, राज्य सरकारें जो हैं उनकी आय का ये स्रोत है। इन्हीं के माध्यम से राज्य सरकारों को आय प्राप्त होती है, और इस तरह से कृषि का राज्य सरकारों की आय में भी महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, यानी देश की अधिकतर पूंजी जो है कृषि में लगी हुई है, कृषि में लगी हुई है। क्या क्या है, स्थायी पूंजी की दृष्टि से खेती के स्थान देश में सबसे अधिक ऊंचा है, और इसमें देश की पूंजी सिंचाई के साधनों में, खेती के औजारों में, उद्योगों में लगा हुआ है। तो इस तरह से जो कैपिटल फॉर्मेशन है, इसमें पूंजी
इन चीज़ों में लगी हुई है और इस तरह से पूंजी निवेश हुआ है। तो इस प्रकार से ऐसे कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का विविध रूपों में योगदान है। डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में आपने कृषि विकास के संदर्भ में अध्ययन किया कि भारतीय कृषि का विकास की क्या स्टोरी है, भारतीय कृषि का किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, उसके संदर्भ में अध्ययन किया। अगले वीडियो में फिर से किसी नए विषय वस्तु के साथ मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।